ना दें टाइम फ्रेम, लेकिन अगर 60 महीने का वक्त वो मांग रहे हैं तो क्या उन्हें कुछ कॉन्क्रीट इस बारे में करके देना नहीं होगा और इस बारे में अपनी जिम्मेदारी वो नहीं समझ रहे होंगे? चलिए पूर्णिमा जी वहां शायद इसी वजह से मैंने सबसे पहले कहा कि वो अभी थोड़ा अपने आप को वक्त दें, उनको नेशनल लेवल पे कुछ करके दिखाना बाकी है, तो इतने बड़े बड़े दावे ना करें। एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखें, मेरे ख्याल से फैसल ने जब बात शुरू की थी तो वहां उसका एक हिंट मुझे मिला था कि चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में कोई नपातुला तो बोलता नहीं, सब बहुत ज्यादा बताते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहना ही होता है। तो ये एक तरह से एक रिवायत है, एक रिवाज है चुनावी मौसम में बोलने का। अलका जी वो जमाने गए जब आप कह के कुछ भी निकल जाते थे और लोग आपको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करते थे। आज जनता आपसे सामने खड़े होकर सवाल जवाब करेगी, आपको अकाउंटेबल ठहराएगी। आज आरटीआई का जमाना है, राइट्स का जमाना है, एम्पावरमेंट का जमाना है। नहीं, लेकिन क्या कर दिया लोगों ने? एजेंडा 100 डेज महंगाई घटाने के लिए जो यूपीए 2 ने आते ही कहा था कि 100 दिन के अंदर हम ये करने वाले हैं, तमाम बातें करने के बाद क्या कुछ कर लिया? नहीं, उसमें एक चीज हमें देखना है कि वो सिर्फ महंगाई हटाने की बात छोड़ दीजिए, वो उन्होंने जस्टिफाई किया कि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमी की वजह से दुर्दशा हुई उसकी वजह से महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने रोजगार का वादा किया था, वो दिया हर परिवार से एक सदस्य को, और बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा कि जो बात ये कह रहे हैं, जो दिनेश ने भी कही कि महंगाई घटाने की बात उन्होंने की है, करप्शन घटा, दो मुद्दे। क्या आपको लगता है, हम लोग यहां बैठे हुए हैं, कि क्या नरेंद्र मोदी या फॉर दैट मैटर कोई भी एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लेशन रोक सकता है थर्ड वर्ल्ड में? नहीं मुमकिन है। इसलिए इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, भारत के अंदरूनी कारण से ज्यादा बाहरी जो कारण है उनसे गाइड होती है। तो ये दुनिया को और वोटर्स को एक सब्ज बाग दिखाने जैसा है कि हम ये कर देंगे। उनको भी मालूम है कि उनके हाथ में नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है महंगाई कम करना टू ए ग्रेट एक्सटेंट। दूसरी बात करप्शन। आपको लगता है करप्शन जैसा भस्मासुर वो इतनी आसानी से बोतल में आ जाएगा? बहुत नामुमकिन है। हाँ, बातें करने के लिए, स्लोगन के लिए, कैंपेनिंग के लिए सारी बातें अच्छी लगती, जब इनकी निटी-ग्रिटी में जाइएगा। ये देख लिया, उनके वादे देख लिए, उसके बाद उन्होंने केजरीवाल भी देख लिया जी, और उसके बाद कोई आ रहा है और वो वादे कर रहा है और लोग फिर से उस पर भरोसा करने के लिए तैयार है। यही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। हमने आपको कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में वो कंट्री है जहां हीरो वर्शिपिंग का एक प्रथा रही है, ट्रेडिशन रहा है। हम लोग अपने नेता को हीरो की तरह पूछते हैं, उनके ऊपर आस्था रखते हैं, और ये एक आस्था है। एक वजह और भी है इसमें, क्योंकि जनता उनको गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में देख रही है, तो उसको शायद थोड़ी सी उसमें विश्वसनीयता ज्यादा दिख रही है, क्रेडिबल लग रहा है। पर ये तो देखना होगा कि जो अगर बंजर जमीन दिख रही है लोगों को, लोगों की लाइफ बिल्कुल इन्फ्लेशन से परेशान है, घूसखोरी से परेशान है, हर चीज से परेशान है, उसमें एक आदमी आता है कि ये बंजर जमीन है और लहलहाती फसल का सपना दिखाता है, तो कौन थोड़ी देर के लिए उम्मीद में अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहेगा? विश्वास करें, उम्मीद में लहलहाती फसल की बजाय वहां कुछ हरियाली भी ला देता है, तो क्या 19 से 20 भी करके दिखा देंगे तो लोग उनको माफ कर देंगे, बाकी चलो आगे देखा जाएगा, वो सोच लेंगे। नहीं, लेकिन अगर आप उसमें उस कॉन्फिडेंस को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां आप जाकर भाषण देते हैं, वहां वो लाल किले जैसा मंच होता है, उसमें पंजाब में जाकर आप ये भी कहते हैं कि आपकी समस्याओं को समझने वाला प्रधानमंत्री है, तो इसमें क्या उनको ये दिखाई देता है कि अब नथिंग इज स्टॉपिंग हिम? नहीं, फिर मैं ये कहूंगा ये सारी चीजें उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग से, और उनका जो आप कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास, उसको दिखाती है कि एक आदमी जो अभी इलेक्शन से काफी दूर है, चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, 16 मई को नतीजे आने हैं, और भारत इतना बड़ा विशाल देश है, किस तरफ करवट लेगा नहीं पता है, लेकिन आत्मविश्वास ये है, और उनकी ब्रांडिंग इस तरह से की गई है कि लाल किले पे भले एक उसका सेट बना करके वो वहां जाकर के बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, लेकिन विरोधियों ने कुछ भी कहा। लेकिन अभी हम अरविंद के पास चलेंगे क्योंकि अब तक हम उनसे जुड़ चुके हैं। अरविंद, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि 60 महीने और 60 साल का जो कंपैरिजन हो रहा है, क्या मोदी के ये सिर्फ सपना है या फिर एक तरह से सपना दिखाने वाली बात है, पोस्टरिंग हो रही है, या वाकई में मोदी के पास इस तरह का ब्लूप्रिंट है कि जो 60 साल में नहीं कर पाई दूसरी सरकारें, वो 60 महीने में मोदी कर देंगे? आधार क्या है इसका? देखिए, पहली बात तो ये पॉलिटिकल रिटॉरिक जरूर है, वो देश को भरोसा दे रहे हैं। मुझे लगा इस समय देश और उसकी जनता को भरोसे की जरूरत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या ये डुएबल है, हमें ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की प्रक्रिया देखिए, हम 5 ईयर प्लान पे काम करते हैं, मतलब 5 साल में काफी कुछ किया जा सकता है। हम सरकार को 5 साल का समय देते हैं काम करने के लिए। 5 साल डुएबल है, और ये जितना आपको आज चैलेंज दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इस देश को आप एक रोड मैप दे सकते हैं। रोज पर्टिकुलरली अगर आप इकोनॉमी की बात करें
ये जैसा कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल मैनेजेबल नहीं है, ग्रोथ रेट हम नहीं बढ़ा, मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल मैनेजेबल है। हिंदुस्तान का आज अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो 29% वेट आ रहा है सिर्फ एग्री लेड इन्फ्लेशन का, और कारण क्या है? 1.8% एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट दिख रही है। साथ ही लेकिन अरविंद, जैसे जो आप कह रहे हैं ग्रोथ रेट की बात जैसे आप कर रहे हैं, हम गुजरात के ग्रोथ रेट की बार बार एग्जांपल कि जो गुजरात को जिस तरह विकास के मॉडल के रूप में उन्होंने मोदी ने प्रस्तुत किया, पर बाद में जो इंडाइसिस आए, जो ग्रोथ रेट के जो आंकड़े आए हैं, वो दिखाया कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, हाल ही में तमिलनाडु के भी आंकड़े आए हैं ग्रोथ रेट के, और चाइल्ड इमॉर्टेलिटी के भी आए हैं। ये सब जो आंकड़े, ये ऐसा नहीं कि गुजरात एकदम पूरे देश से अलग बिल्कुल टॉप पर है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए आपको एक रिलेटिव पिक्चर देखनी पड़ेगी। आप जब तमिलनाडु की बात करते हैं, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, उस समय केरल और तमिलनाडु लगभग 100 के पास ऑलरेडी थे। आपने पिछले 15 साल में क्या किया? गुजरात 100 पे नहीं था, वहां आपको अचीवमेंट तो साथ में गुजरात को आप उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन नहीं दिखता। वहां के जो आज मॉडल्स हैं, चाहे आप विमेन मॉर्टेलिटी के इंटरवेंशन देख लीजिए, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंटरवेंशन देख लीजिए, आज वो हिंदुस्तान के रोल मॉडल है। गुजरात का एक बड़ा हिस्सा पूरा डिजर्ट है जहां एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। गुजरात में आपको 9% की एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट दिखती है, यूपी बिहार में नहीं दिखती है। तो और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखते हैं, आपकी वीकनेस आ रही है। और 2008 में जब हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देख रहे थे, हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्गेस्ट थे 2008-9 में। आपका एफडीआई $18 बिलियन से 2007 में बढ़कर के 2009 में ये नहीं, एक बात आपसे और भी समझनी है अरविंद साहब कि क्या कोई मॉडल डेवलपमेंट का ऐसा मुमकिन है जिसमें कहीं किसी तरह के फ्लॉ की गुंजाइश ना हो, जिसको पिक्चर परफेक्ट कहा जा सके, जिसको ये कहा जा सके कि बस ये फुल प्रूफ है और ये है, इसको कहा जाता है आदर्श विकास मॉडल? क्या अगर मोदी के संदर्भ में किताबें लिखी जा रही हैं, अमर्त्य सेन लिखते हैं तो दूसरी तरफ से पनगरिया आ जाते हैं, क्या ये दिखाता है कि वो चर्चा में हैं? बेशक आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसको आप खारिज नहीं कर सकते, और पिक्चर परफेक्ट कहीं कुछ नहीं होता। क्या ऐसा मुमकिन है कि 3 बार अपने आप को साबित करने के बाद उनको ये मालूम है, और ये कई बार वो इंटरव्यूज में भी बोलते हैं फैसल साहब, कि अलग अलग ज्योग्राफिकल और सोशल कंडीशंस हैं, हर जगह गुजरात मॉडल को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में वहां की सरकारों ने, आप कांग्रेस रूल्ड 2 स्टेट्स को देख लीजिए, ह्यूमन इंडाइसेस अलग अलग होंगे। क्या ये दिखाता है कि वो जब कह रहे हैं कि विल पावर अभी तक नहीं दिखी है सरकारों में लोगों का भला करने की, तो वहां वो सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए दिनेश कि इंडिया इज बिगर देन गुजरात। ठीक है, एक चीज, आप उसके जो मॉडल है उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं इन होल ऑफ द कंट्री, मानते हैं वो। एक चीज। दूसरी बात ये कि जितना हम पहले भी कह चुके हैं कि जितना हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं,